नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, हम बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल के बारे में, जिसमें हमने राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति देखी। उसके बाद हमने देखा राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई के बारे में बात की, राजस्थान की स्थलीय सीमा के बारे में बात की, राजस्थान के नए संभागों के बारे में बात की, राजस्थान के नए जिलों के बारे में बात की, राजस्थान के नामकरण के बारे में बात की, राजस्थान के इस भौतिक प्रदेश के जो छोटे छोटे क्षेत्र जो पहले थे उन सबका एकीकरण किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से एक वृहद राजस्थान बना, हमने उस सब के बारे में भी बात की। आज हम देखेंगे इस बृहत राजस्थान के इस भौतिक प्रदेश को। राजस्थान के इस बृहद क्षेत्र में कौन कौन से भौतिक प्रदेश किस प्रकार से विभाजित हैं, हम उनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, राजस्थान एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है, सबसे बड़ा है। राजस्थान से बहुत से देश छोटे हैं। राजस्थान एक ऐसा भौतिक प्रदेश है जिससे बहुत से देश उससे छोटे हैं। तो इतने बड़े भूभाग में बहुत सी विविधताएं होंगी, बहुत सी विशेषताएं होंगी, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से इसको विभाजित किया गया है, कौन कौन से इसमें विभाजन हमको देखने को मिलते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इस टॉपिक में अपने देखेंगे कि जो ये बृहत राजस्थान है इसमें क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से भौतिक प्रदेश की क्या खास विशेषताएं हैं, किस प्रकार के वहां लोग रहते हैं, किस प्रकार का वहां का जनजीवन है, वो सब हम देखने वाले हैं दोस्तों इस टॉपिक। तो ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान का भौतिक विभाजन। राजस्थान का भौतिक विभाजन। राजस्थान का भौतिक विभाजन। दोस्तों, राजस्थान का ये जो भौतिक विभाजन है कई प्रकार के से किया गया है। इसमें कई लोगों ने इसमें अपना योगदान भी दिया है। तो हम उन सब के बारे में चर्चा करते चलेंगे, जिसमें हम देखेंगे एच.एम. सक्सेना जी के द्वारा दिया गया वर्गीकरण, रामलोचन सिंह द्वारा दिया गया वर्गीकरण। ठीक है, जैसे हम देखेंगे हम विनोद चंद्र मिश्रा जो वीसी मिश्र के नाम से प्रसिद्ध है, उनका जो वर्गीकरण दिया गया उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम पहले देखेंगे कि राजस्थान को जो साहित्यिक दृष्टि से बांटा गया है, किस प्रकार से बांटा गया है, किस प्रकार से राजस्थान का निर्माण हुआ, राजस्थान में कौन कौन से भौतिक प्रदेश विश्व के कौन कौन से भौतिक प्रदेशों के साथ समानता रखते हैं, हम उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो बात करेंगे जो विश्व जिसमें राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसके बारे में हम धीरे धीरे डिटेल से चर्चा करेंगे। सर दोस्तों, कौन से काल में, कौन से कल्प में, कौन से महाकल्प में इस राजस्थान का निर्माण हुआ है, हम वो भी देखेंगे। हम पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास के कुछ काल को देखेंगे। हम उनको ज्यादा डिटेल से नहीं देखेंगे, वो फिजिकल जियोग्राफी का टॉपिक है दोस्तों, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे अपने जरूरत के हिसाब से उसको देखते हुए चलेंगे। हम देखते हैं कि राजस्थान का ये जो भौतिक विभाजन है ये साहित्यिक दृष्टि से किस प्रकार से किया गया है। तो राजस्थान के विभाजन में सबसे पहले देखेंगे साहित्यिक दृष्टि से विभाजन। साहित्यिक दृष्टि या आधार पर राजस्थान का ये जो विभाजन किया गया है, भौतिक विभाजन किया गया है, इसको पहले देखेंगे साहित्यिक दृष्टि के या साहित्यिक आधार पर किस प्रकार से इसको बांटा जा सकता है। तो देखो, साहित्यिक दृष्टि से राजस्थान को 3 भागों में बांट सकते हैं हम। जो विशेषताएं देखने को मिलती है उस हिसाब से राजस्थान को 3 भागों में बांट सकते हैं साहित्यिक दृष्टि के आधार पर या साहित्यिक आधार पर। इसमें हम पहला देखेंगे मरु, दूसरा देखेंगे मेरू और तीसरा देखेंगे माल। मरु, मेरू और माल, इस प्रकार से राजस्थान को साहित्यिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। ये जो राजस्थान है इसको साहित्यिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों, जिसमें हमने पहला देखा मेरू, मरु, मेरू और
माल। मरु तो जो नाम से ही अपने को पता चलता है कि ये जो मरुस्थल वाला क्षेत्र होगा, मरुस्थल वाला क्षेत्र होगा राजस्थान का। ये जो भौतिक प्रदेश है इसमें मरुस्थल किस जगह है, तो आपको पता होगा ये पश्चिमी राजस्थान में है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये दोस्तों मरुस्थल पाया जाता है। उसके बाद जो मेरू की बात आती है, मेरू कहते हैं रीढ़ की हड्डी को, आपने सुना होगा मेरुदंड। उसी प्रकार से मेरू कहते हैं पर्वत को भी, मेरू कहते हैं पर्वत को भी कहते हैं, पर्वत को भी मेरू कहते हैं। राजस्थान में जो प्रसिद्ध पर्वतमाला है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला दोस्तों वो है, नाम है अरावली। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला यदि कोई है तो वो राजस्थान में है, नाम है अरावली। ये जो अरावली है, जब इसका निर्माण हुआ था तब ये एक वलित पर्वत था, तब ये एक वलित पर्वत था। जब दो प्लेटों की जब अभिसारी गति होती है तो उन प्लेटों में वलन पड़ जाता है, उसी वलन के कारण जो पर्वत बनता है उसी को कहते हैं वलित पर्वत। वर्तमान में जो इसकी स्थिति हम देखते हैं तो वह अवशिष्ट, अपशिष्ट पर्वतमाला, क्योंकि अब उसका अवशेष रह चुका है। वो जो पर्वतमाला जो सबसे पहले बनी थी, जिसको विश्व का सबसे प्राचीन पर्वतमाला जब बनी थी, उसके बाद अब उसका अवशिष्ट हमें देखने को मिलता है। तैतीस सागर के अवशेष के रूप में भी इसको देखते हैं कि जो ये अरावली बनी थी ये तैतीस सागर का अवशेष है। जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों आपस में मिले होंगे कभी आपस में, तो भी ये अरावली बनी है। इस प्रकार से भी इसको हम देखेंगे। उसके बाद एक नाम आता है माल। दोस्तों माल कहते हैं पठार को, माल कहते हैं पठार को। इस प्रकार से राजस्थान में हमें तीन वृहद प्रदेश देखने को मिलते हैं, मरु प्रदेश, मेरू प्रदेश और माल प्रदेश। तो मरु प्रदेश है वो राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में पाया जाता है। मेरू क्षेत्र है जो लगभग मध्य में पाया जाता है। अरावली है जो लगभग राजस्थान के मध्य में है। राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटने का काम भी ये करती है, लगभग बराबर भागों में बांटती है। उसके बाद हम देखते हैं जो माल प्रदेश है, ये राजस्थान का पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी वाला हिस्सा है। माल यानी पठारी प्रदेश जो मालवा के पठार का ही हिस्सा है। हम देखेंगे किस प्रकार से। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि पहले अपने देखें कि ये जो अब महाद्वीप आज हम देखते हैं वो किस प्रकार से बना होगा, है ना। उसके बाद हम राजस्थान के विभिन्न भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे किस प्रकार से बना। तो हम पहले देखते हैं जो ये भौतिक प्रदेश किस प्रकार से बने होंगे। सबसे पहले पृथ्वी पर किस प्रकार का एक भौतिक प्रदेश रहा होगा जिससे अलग अलग देश बने, महाद्वीप बने, वो सब बने। तो हम पहले देखेंगे महाद्वीप के विस्थापन को, किस प्रकार से इन महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, किसने दिया, किस प्रकार से दिया, वो हम आज देखने वाले हैं। तो पहले देखते हैं दोस्तों हम महाद्वीप का विस्थापन कैसे हुआ। उसके बाद हम राजस्थान के इस वर्गीकरण को आगे और बढ़ाते हुए चलेंगे। तो हम देखते हैं महाद्वीपों का विस्थापन किस प्रकार से हुआ, किन्होंने दिया। उससे हमें यह पता चलेगा कि ये जो आज हम जिस प्रकार से विश्व को देखते हैं, ग्लोब पर देखते हैं विश्व को, पृथ्वी पर जिस प्रकार से आज विश्व फैला हुआ है, जिस प्रकार से महाद्वीप और महासागर फैले हुए हैं, इनका विस्तार किस प्रकार से हुआ, इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से विस्तारित हो रखे हैं, अब हम उनको देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे महाद्वीप का विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीप का विस्थापन किस प्रकार से महाद्वीप बने, किस प्रकार से एक बात बनी, हम देखने वाले हैं। तो महाद्वीप विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा अल्फ्रेड वेगनर महोदय का, अल्फ्रेड वेगनर महोदय। अल्फ्रेड वेगनर महोदय, ये जो अल्फ्रेड वेगनर थे, इन्होंने सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। इन्होंने सबसे पहले महाद्वीपीय सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि ये जो पृथ्वी जो हम आज देखते हैं, जिस प्रकार से हम पृथ्वी में जो विश्व को देखते हैं, जो भूभाग को देखते हैं,
वो पहले एक गोले के रूप में पृथ्वी के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में विराजमान था। किस प्रकार से था? तो देखो, इन्होंने जैसे ये पृथ्वी है, अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने अपने सिद्धांत में ये इस बात की पुष्टि की कि ये जो आज हम महाद्वीप और महाद्वीपों को जो देखते हैं वो पहले सभी एक जगह इकट्ठे होकर के एक गोले के रूप में पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, दक्षिणी ध्रुव की तरफ एक एकत्रित था। तो कुछ इस प्रकार से ये हुआ होगा। वेगनर महोदय के अनुसार ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये जो महाद्वीप जो हम देखते हैं वो पहले कभी इस प्रकार से गोले के रूप में पाए गए होंगे। अब इन्होंने देखो इसका नाम क्या दिया, इस जो गोला था जहां पे विश्व का जो स्थलीय भूभाग जो एक जगह इकट्ठा हुआ था, इसका नाम दिया था वेगनर महोदय ने पेंजिया। इस भूभाग के लिए इन्होंने पेंजिया नाम दिया। और जो ये बचा जलीय क्षेत्र, तो इस जलीय क्षेत्र को इन्होंने पेंथालासा बोल दिया, पेंथालासा बोला। इन्होंने कहा जो पृथ्वी का जो स्थलीय भूभाग है जो एक जगह इकट्ठा हुआ करता था, उसका क्या नाम बताया? इन्होंने बताया था पेंजिया नाम। जो पूरा का जो बाकी जो जलीय क्षेत्र बच रखा है उसका नाम इन्होंने दिया पेंथालासा। बाकी का नाम इन्होंने क्या दिया दोस्तों? तो पेंथालासा इन्होंने नाम दिया। अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि जब ये पृथ्वी की ये जो स्थलीय भूभाग जो है, ठीक है, तो इसके नीचे जो प्लेटें जो पाई जाती है, हम देखते हैं कि विश्व में कुल 7 बड़ी प्लेटें और कुछ अन्य छोटी प्लेटें पाई जाती हैं। उस प्रकार से इस जो पेंजिया है, कभी इसकी जो प्लेटें हैं उनमें हलचल हुई होगी। जिस प्रकार उसमें कुछ हलचल हुई होगी तो इसके अंदर भी कुछ खिंचाव उत्पन्न हुआ होगा। जब इस पेंजिया में खिंचाव उत्पन्न हुआ तो पेंजिया 2 भागों में टूट गया। आज भी हम देखते हैं जब किसी भी व्यक्ति में यदि कोई प्रेशर आता है या वो थोड़ा सा खुद को तनाव में महसूस करता है, वो तो टूट जाता है। उसी प्रकार से ये जो पेंजिया था ये भी तनाव में आकर के टूट गया। तो जैसे ये टूटा, ये 2 हिस्सों में बंट गया। 2 हिस्सों में बंटा तो जिसका जो बीच वाला जो दरार वाला क्षेत्र था उसके अंदर ये जल क्षेत्र, आसपास का जो जल था ये इसके अंदर फिल हो गया, भर गया जल। अब देखो इन्होंने जो अल्फ्रेड वेगनर ने कहा जो उत्तर का जो क्षेत्र बचा, ऊपर वाला जो क्षेत्र बचा, इन्होंने इसको नाम दिया अंगारा लैंड। अंगारा लैंड नाम दिया। और जो नीचे का जो ये दक्षिण वाला हिस्सा बचा इसका नाम दिया गोंडवाना लैंड। दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैं आपके लिए ये क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि जब हम ये देखेंगे राजस्थान के इस भूटी प्रदेश के बारे में देखेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि जो ये पठारी क्षेत्र है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मैं आपसे कहूंगा ये जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है वो 33 सागर का हिस्सा है। तो हमें पता होना चाहिए वो 33 सागर, वो गोंडवाना लैंड, ये शब्द दिए किसने? तो ये जो शब्द दिए थे ये दिए थे हमारे अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने अपने महाद्वीप के विस्थापन सिद्धांत में दिए थे। ये जो गोंडवाना लैंड है और अंगारा लैंड, इसके बीच में जो जलीय क्षेत्र बचा उसको वेगनर महोदय ने नाम दिया 33 सागर। 33 सागर नाम दिया। इस जलीय क्षेत्र का नाम दिया 33 सागर। अब कुछ और इसमें प्लेटों में कुछ गतियां हुई होंगी, हलचल हुई होंगी। तो जैसे ही अंगारा लैंड वाली जो ये प्लेट थी इसमें जब हलचलें हुई तो ये अंगारा लैंड भी 2 हिस्सों में टूट गया इस प्रकार से। जब ये 2 हिस्सों में टूटा तो इसका जो ये पूर्वी हिस्सा बचा, इसका तो नाम बच गया अंगारा लैंड। और जो ये पश्चिमी हिस्सा, इसका नाम दिया वेगनर महोदय ने लोरेंसिया। क्या नाम दिया इसका? तो ये जो पश्चिमी हिस्सा जो इस अंगारा लैंड का था इसका नाम दिया अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने लोरेंसिया। दोस्तों जब आज हम उत्तरी अमेरिका को देखते हैं, हम आज जिस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को देखते हैं जिसमें कनाडा, यूएसए, मेक्सिको जैसे देश हैं, वो इसी लोरेंसिया का हिस्सा माना जाता है। वेगनर महोदय ने जिस लोरेंसिया की बात की, आज हम उसके अवशेष के रूप में या उसके रूप में हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को देखते हैं दोस्तों। तो ये जो पेंजिया था, पेंजिया 2 भागों में टूटा। टूटने का कारण था जो प्लेटें थी उनमें हलचल हुई होगी। आज भी प्लेटों में हलचल होती है, भूकंप आते हैं, तो ये भूकंप आना इन प्लेटों की गतियों के कारण ही होता है। हम देख रहे हैं जो ये हिमालय जो पर्वत जो भारत का सबसे
ऊंचा जो पर्वत चोटी है, इसमें जो विश्व का सबसे ऊंचाई वाला जो पर्वत है वो है हिमालय। तो जो हिमालय है वो भी अभी और ऊंचा उठ रहा है, क्योंकि जो उसके जो नीचे जो प्लेटें हैं, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट है, ये दोनों अभी भी आपस में अभिसारी गति में लगी हुई है। इन दोनों की अभी भी अभिसारी गति हो रही है, जिसके कारण ये आज भी ऊपर उठ रहा है। तो उसी प्रकार से इस पेंजियम की प्लेटों में भी हलचल हुई होंगी, ये दो भागों में टूटा हुआ होगा। दो भागों में टूटने का कारण है प्लेटों की अपसारी गति। पर्वत बनने का कारण होता है अभिसारी गति, और किसी हिस्से का टूट जाना उसका रीजन होता है कि उन दो प्लेटों के बीच में अपसारी गति होती है। अपसारी का मतलब होता है दूर जाना, अपसारी गति। आप इसको इस प्रकार इस डायग्राम से समझना, जैसे ये दो प्लेटें हैं, ये कोई प्लेट थी, जब ये टूटी तो इसके दो हिस्से बने, दो हिस्से कुछ इस प्रकार से विपरीत दिशा में गति करने लगी। ये तो है अपसारी गति। जब इसका ए और बी जो दो हिस्से हैं, तो ए वाला हिस्सा जा रहा है पश्चिम में, बी वाला हिस्सा जा रहा है पूर्व में, तो ये तो इसकी क्या अभिसारी गति, अपसारी गति है। ये इसकी कैसी गति है? अपसारी गति। आपने एक नाम सुना होगा अपकेंद्रण बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसमें क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी चीज को घुमाते हैं तो जो भारी जो पार्टिकल होते हैं वो उस केंद्र के बाहर घूमने लगते हैं। आपने उदाहरण में देखा होगा, किसी एक रस्सी के ऊपर आप कोई पत्थर का टुकड़ा बांध लीजिए, उस पत्थर के टुकड़े को जब आप धीरे धीरे घुमाओगे तो वो जो पत्थर का टुकड़ा है वो रस्सी के जो चक्कर के बिल्कुल बाहर में घूमने लगेगा। चक्रवात भी इसी प्रकार से गति करते हैं दोस्तों। आप कभी देखना, बाल्टी में पानी डाल के उस पानी को घुमाओगे तो जिस प्रकार से उस पानी का जो घनत्व ज्यादा है, जो पानी ज्यादा होगा, वो पानी के बाल्टी के किनारे पर घूमने लगेगा, बीच से जगह खाली हो जाएगी और किनारों पर घूमने लगेगा। उसी प्रकार से ये अपसारी गति होती है, बीच से अलग होकर के दोनों विपरीत दिशा में गमन करते हैं, इसको बोलते हैं अपसारी गति। उसके बाद आती है एक अभिसारी गति। वैसे तो दोस्तों ये टॉपिक है फिजिकल जियोग्राफी का, जो राजस्थान के अंदर इसमें सिलेबस में नहीं दिया रहता। फिजिकल जियोग्राफी जैसे यूपीएससी और एसएससी के जैसे आरएस के जो सब्जेक्ट सिलेबस होते हैं उनमें दिया होता है। अभिसारी गति की जब हम बात करें, अभिसारी गति का मतलब होता है जब ये दो प्लेटें आपस में एक तरफ आने लगी, ये ए और ये बी, ये जब इस प्रकार से गमन करेगी दोस्तों, दोनों एक ही दिशा की तरफ आएगी, एक पास पास आएगी, इसको बोलते हैं अभिसारी गति। जब ये किसी भी प्लेट में अपसारी गति होती है तो उसमें दरार पैदा होती है, भ्रंश बनते हैं। आपने भ्रंश घाटी के नाम से सुना होगा, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से सुना होगा, महान भ्रंश। तो ये जो अपसारी गति से दरारें पड़ती है, भ्रंश बनते हैं, और अभिसारी गति से प्लेटों में विलयन पड़ता है। एक प्लेट यदि कोई हल्की प्लेट है तो वो उस दूसरी भारी प्लेट के ऊपर आ जाएगी। यदि ये जो ए वाली इसका वेट ज्यादा है और इसका वेट कम है, ठीक है, तो ये जो प्लेटें इस प्रकार से जाएंगी दोस्तों, इस प्रकार से ये ए प्लेट है और ये बी प्लेट, तो ये बी प्लेट ऊपर उठेगी, ऊपर उठने से यहाँ पे क्या वलन पड़ेगा, वलन पड़ेगा, और वलन पड़ने से पर्वत का निर्माण होगा। ये जो अभिसारी गति है ये पर्वत निर्माणकारी घटना होती है, इसे निर्माणकारी घटना बोलते हैं, और इसे अपसारी गति को बोलते हैं विनाशकारी घटना, क्योंकि इससे दो प्लेटों का विनाश हो रहा है, बीच में दरार आ रहा है, भ्रंश आ रहा है। लेकिन ये जो अभिसारी गति है, इससे देखो साथ में इसका विनाश तो हो रहा है एक प्लेट का, लेकिन इससे निर्माण हो रहा है। निर्माण किसका हो रहा है? पर्वत का निर्माण हो रहा है, वलन पड़ रहे हैं। आप कोई भी दो पेज को इस प्रकार से रख के उन दोनों को पास पास कीजिएगा, जैसे जितना आप उसमें फोर्स लगाओगे वो इस प्रकार से वलन पड़ेगा उसके अंदर, वो वलन पड़ेगा, उसे बोलते हैं वलन। और उस प्रकार से जो पर्वत निर्माण होता है उनको बोलते हैं वलित पर्वत, वलित पर्वत। हिमालय की बात करें तो हिमालय भी एक वलित पर्वत है, क्योंकि हमें इसमें कई श्रृंखलाएं देखने को मिलती है। जैसे हम देखते हैं ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इस प्रकार से ये जो चार हम जो श्रृंखला देखते हैं ये इसी वलन का उदाहरण है। तो हिमालय भी कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है दोस्तों। अभिसारी गति से बना है हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट के साथ टकराने से अभिसारी गति के कारण हिमालय का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार से देखो, जब
अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में अपसारी गति हुई होगी, इसके बीच में जो प्लेटों में हलचल हुई होगी, इसके बीच में भ्रस पड़ा होगा, दरार पड़ी होगी। वो जो दरार थी वो किसी जलीय क्षेत्र से भर गई होगी, जल से भर गई होगी। उस जलीय क्षेत्र को इस नाम दिया तैतीस सागर, वेगनर महोदय ने तैतीस सागर कह दिया। ये जो अंगारा लैंड बचा, ऊपर वाला जो हिस्सा है ये अंगारा लैंड, इसमें भी जब कभी तनाव पैदा हुआ, इनकी प्लेटों में गतियां होने लगी, तो इसमें भी दरार पड़ी। दरार पड़ने से ये दो हिस्सों में टूट गया। दूसरे हिस्से जैसे अंगारा लैंड से जो एक पश्चिमी हिस्सा जो अलग हुआ, उसका नाम क्या दिया दोस्तों? लोरेंसिया नाम दिया। आज जो हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को देखते हैं वो भी इसी लोरेंसिया का भाग है। उसी प्रकार धीरे धीरे इन सभी में कुछ हलचलें हुई होगी, इसी से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप बना होगा, अफ्रीका महाद्वीप बना होगा, ऊपर जो एशिया महाद्वीप अपने देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अलग हुआ होगा। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा जो खेल बना था। अब बात आती है ये यहाँ पे था तो ऊपर कैसे हुआ? तो ऊपर तो हुआ एक तो पृथ्वी की घूर्णन के कारण। जब कोई चीज घूम रही है या पृथ्वी घूम रही है तो इसके कारण ये ऊपर आया होगा। दूसरी बात, ये ऊपर आया तो जल में हम कोई भी चीज को डालते हैं वो ऊपर उठती है, जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, इसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल बोलते हैं दोस्तों। हम पानी में कोई कम घनत्व वाली चीज को गिर डाल दो, वो चीज थोड़ी देर नीचे जाएगी, बाद में वापस तल पे आने लगेगी, पानी के बिल्कुल ऊपर सतह पर आने लगेगी। तो जिस प्रकार वो चीजें ऊपर आएगी उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावित होकर ऊपर आएगी। जैसे आपने देखा होगा, जब हम चाय बनाने के लिए जब पहले पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करने के बाद जैसे उसमें चाय पत्ती डालते हैं, जैसे पानी उबलने लगता है, जो चाय पत्ती जो पहले पानी के बिल्कुल उस भगोने के बिल्कुल तली में जो चाय पत्ती पड़ी थी वो धीरे धीरे अब ऊपर उठने लगेगी। तो वो किसके कारण होता है दोस्तों? वो सारा उत्प्लावन बल के कारण होता है। इस उत्प्लावन बल के कारण ही ये जो महाद्वीप वाला जो हिस्सा है, ये लोरेंस या जो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड जो हिस्सा है, जो पेंजिया का हिस्सा था, वो धीरे धीरे ऊपर आया। वो धीरे धीरे ऊपर आया और पृथ्वी की घूर्णन की गति के कारण अपनी दिशा से थोड़ा साइड होता हुआ चला गया। अब देखते हैं ये ऊपर ही क्यों आया, नीचे क्यों नहीं गया? तो पहली बात तो ये, क्योंकि नीचे जाने की और जगह भी नहीं है इसके पास। जाएगा तो जाएगा कैसे, नीचे और जगह ही नहीं है। और फिर आपने देखा होगा कि जो सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है, उसकी वजह से पृथ्वी पर ज्वार और भाटा उत्पन्न होते हैं। उसी आकर्षण बल के कारण ये जो पृथ्वी का जो हिस्सा है, ये स्थलीय भाग है, ये इसी सूर्य और चंद्रमा के उसी आकर्षण शक्ति के कारण ही थोड़ा ऊपर उठा होगा। इसमें कई इन्होंने सिद्धांत दिए, जैसे एक तो दिया उत्प्लावन बल का सिद्धांत, दूसरा सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है उसका सिद्धांत दिया। तो इस प्रकार से ये ऊपर उठा होगा। धीरे धीरे इन सब का विभाजन होता गया, ये सब अलग अलग बनती गई। जो आज हम जो राजस्थान को देखते हैं, जो भारत का ये जो हिस्सा जहाँ पे राजस्थान है, ये पहले अफ्रीका महाद्वीप के साथ कभी जुड़ा हुआ होगा। वहां से कट करके ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाली ये जो प्लेट है ये अलग हुई होगी, जिसको नाम दिया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। उसके बाद कभी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से इंडिया का जो हिस्सा है, जो भारत का जो हिस्सा है, वो थोड़ा ऊपर उठा होगा। अलग होकर के जैसे ऊपर उठा, वो जाकर के मिला यूरेशियन प्लेट से। और यूरेशियन प्लेट से मिलने की इतनी दूरी से जब ये आता है तो इसका फोर्स बढ़ गया होगा, इसकी गति बढ़ी है, इसका बल बढ़ा है। जैसे इसके साथ टकराया तो टकराने से अचानक जब हमला होगा तो आपको पता है चीजें ऊपर उठेंगी। जैसे ये ऊपर उठा तो हिमालय की सबसे बड़ी चोटी जिसका नाम है, जो हिमालय का सबसे बृहत्तम हिस्सा है, जिसको हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं, उसका निर्माण हुआ होगा। फिर जिस प्रकार से धीरे धीरे वो और पास आता गया, वलन पड़ते गए और अलग अलग हिमालयों का निर्माण होता गया। उसी प्रकार से दोस्तों जब ये अब देखो, जो अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड है, यहाँ पर कभी बारिश हुई होगी, बारिश से नदियां बनी हुई, तो ये नदियां अपने साथ में, तो नदियों का जो ढलान वाला क्षेत्र जब यहाँ पे बृहस्पति तो बीच में होगा, तो ये नदियां इस प्रकार से आई होगी, अपना जल लेकर आकर इस तैतीस सागर में डाला होगा। तैतीस सागर में जल डालने के साथ साथ ये अपने साथ मिट्टी और गाद जैसे अवशेष भी लेके आए होंगी। इन इस भौतिक प्रदेश को काटते हुए आई होगी, उसका अपक्षय करते हुए आगे, उसका अपर्दन करते हुए अपने साथ में मिट्टी और अलग कोई चीजें अपने साथ अवशेष के रूप में लाई होंगी।
तो उसी अवशेष के कारण इस जो तैतीस सागर में जो गाद जम गई, जो अवशेष जम गया, आज उसी का हिस्सा हम देखते हैं अरावली। ये बनी कैसे, तो देखो, तो ये बात है प्री पैलियोजोइक महाकल्प की। प्री पैलियोजोइक महाकल्प, प्री पैलियोजोइक महाकल्प का एक कल्प था जिसका नाम है प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन इपोच, प्री कैम्ब्रियन कल्प। इस काल के अंदर ये जो अरावली, इसका निर्माण होता है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के वापस से फिर से एक बार पास आने से। इनमें वापस कभी अभिसारी गति हुई होगी। इस अभिसारी गति के कारण इस तैतीस सागर के अंदर जो नदियों द्वारा लाया गया अवशेष था वो ऊपर उठा होगा। उस ऊपर उठने के वजह से यहाँ पे एक पर्वत का निर्माण हो गया, एक वलित पर्वत का निर्माण हो गया, जिसको आज हम देखते हैं अरावली के रूप में। तो दोस्तों, यह था महाद्वीप का विस्थापन सिद्धांत। इन्होंने कई प्रमाण भी बताए थे, जैसे इन्होंने एक जिगसॉ फिट का उदाहरण दिया था, एक लेमिंग जंतु का उदाहरण भी दिया था। तो अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने सन 1912 में, सन 1912 के अंदर अपना ये सिद्धांत दिया जर्मन भाषा में, जर्मन भाषा में, क्योंकि ये खुद जर्मन थे। उसके बाद दोस्तों, इसको विश्व में हर जगह पढ़ने लायक बनाने के लिए एक ऐसी भाषा में इसका अनुवाद किया गया जो पूरे विश्व में चलती है। और पूरे विश्व में आपको पता है ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में कौन चलती है, तो इंग्लिश चलती है। तो सन 1924 में इसको, इनका जो ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था, इसको अंग्रेजी में अनुवादित किया गया, अंग्रेजी में अनुवादित किया गया। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कुछ चर्चा आज हमने की। अब हम देखेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में कौन सा हिस्सा अरावली, कौन सा हिस्सा तो गोंडवाना लैंड से बना है, कौन सा अंगारा लैंड से, कौन सा तैतीस सागर से हिस्सा बना है। तो उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। भौतिक प्रदेश का विभाजन, राजस्थान के भौतिक प्रदेश का जो सामान्य वर्गीकरण है, पहले हम उनको देखेंगे, उसके बाद बाकी देखेंगे। तो किस प्रकार से राजस्थान का वर्गीकरण किया जा सकता है, हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं राजस्थान का वर्गीकरण कैसे हुआ। राजस्थान के इस बड़े भौतिक भूभाग का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, हम देखते हैं। तो राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान का भौतिक विभाजन, इसमें हम कई चीजें देखेंगे दोस्तों। जैसे पहला हम देखेंगे व्यक्तिगत विभाजन, व्यक्तिगत विभाजन, व्यक्तिगत विभाजन में हम देखेंगे जिन जिन व्यक्तियों ने, जिन जिन लोगों ने राजस्थान के इस भौतिक प्रदेश को बांटने की कोशिश की, उन्होंने किस प्रकार से इसको बांटा, किस प्रकार से इस भौतिक प्रदेश को अलग अलग बनाया, जिसको हम पढ़ने के लिए देख सकते हैं, इसके विभाजन को देख सकते हैं। हम देखते हैं किस प्रकार से इनको बनाया गया। तो पहले एक व्यक्ति आए विनोद चंद्र मिश्र, विनोद चंद्र मिश्रा, जिन्हें वीसी मिश्रा कहते हैं, वीसी मिश्रा के नाम से जो प्रसिद्ध है, विनोद चंद्र मिश्रा। इन्होंने भी राजस्थान का भौतिक विभाजन किया। हम इनके विभाजन को देखेंगे। एक व्यक्ति है रामलोचन सिंह, रामलोचन सिंह, इन्होंने भी राजस्थान के इस भौतिक प्रदेश का विभाजन किया। हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक व्यक्ति है हरिमोहन सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना, एचएम सक्सेना भी नहीं कहते हैं, एचएम सक्सेना भी कहते हैं। इनकी बुक आती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की ओर से, ऑथेंटिक बुक मानी जाती है दोस्तों। इनका जो वर्गीकरण है सर्वमान्य वर्गीकरण माना जाता है। एचएम सक्सेना को जो वर्गीकरण दिया गया है सर्वमान्य वर्गीकरण माना जाता है। तो इनके वर्गीकरण को भी हम देखेंगे। इनका जो वर्गीकरण है उसको हम सामान्य वर्गीकरण के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि जो इन्होंने वर्गीकरण दिया वही सामान्य वर्गीकरण है उस प्रकार से। तो एक हम देखेंगे व्यक्तिगत वर्गीकरण और दूसरा देखेंगे सामान्य वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण। इस सामान्य वर्गीकरण में हम ये देखेंगे कि हम खुद इस राजस्थान को किस प्रकार से देखते हैं, हमें इस राजस्थान में क्या क्या चीज देखने को मिलती है,
क्या क्या विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम इस राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के एक भौतिक प्रदेश को दूसरे भौतिक प्रदेश से अलग कर सकते हैं, तो वो सब इसमें देखेंगे। तो उसके हिसाब से हम राजस्थान को 4 भागों में बांट सकते हैं। 4 भागों में देखो, पहला है कि राजस्थान में मरुस्थल वाला क्षेत्र है, तो राजस्थान में क्या है, मरुस्थल है। उसके बाद राजस्थान में अरावली पर्वत है, तो राजस्थान में पर्वत है, या इसको अरावली प्रदेश कहेंगे। तो पहला प्रदेश हो जाएगा मरुस्थल प्रदेश, दूसरा हो जाएगा अरावली प्रदेश। उसके बाद एक क्षेत्र आएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो हम वो देखेंगे, पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, जहां गंगा और यमुना नदियों की जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो मिट्टियां लाई गई, उस मिट्टियों से बना प्रदेश क्या कहलाता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश कहलाता है। फिर एक जो क्षेत्र है, जो ज्वालामुखी निर्मित क्षेत्र है, पठारी जो क्षेत्र हमने जो मरु मेरु और माल देखा था, जो माल वाला क्षेत्र है वो कहलाता है दक्षिणी पूर्व का पठार, दक्षिण पूर्व का पठारी प्रदेश। तो हम इस प्रकार से इस राजस्थान के विभाजन को देखने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे सामान्य वर्गीकरण, उसके बाद हम देखेंगे वीसी मिश्रा का वर्गीकरण, रामलोचन सिंह का वर्गीकरण और अच्युत सक्सेना जी का वर्गीकरण। तो हम देखने वाले हैं इन सब के बारे में। तो हम अब पहले देखते हैं सामान्य वर्गीकरण में ये जो प्रदेश बने, ये कौन कौन से प्रदेश किस प्रदेश का हिस्सा है, भारत के सापेक्ष और विश्व के सापेक्ष किसका हिस्सा है, हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं सामान्य वर्गीकरण के बारे में, व्यक्तिगत विभाजन के बारे में। चलो शुरू करते हैं सामान्य वर्गीकरण के बारे में। इसके बारे में ज्यादा डिटेल से आज नहीं देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे, लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या है कैसे है। तो दोस्तों देखो, ये अपना भारत है, तो ये जो भारत का यहाँ पे अपना राजस्थान है, और इसमें अब जो भौतिक प्रदेश देखेंगे, उसमें देखेंगे किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, कौन कौन से प्रदेश इसके अंदर आए। तो हम देखते हैं दोस्तों, राजस्थान में जो ये जो एक क्षेत्र बना, जो थार मरुस्थल का हिस्सा है, जो थार मरुस्थल का हिस्सा है, जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, वो किसका हिस्सा है, तो थार मरुस्थल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, थार मरुस्थल का हिस्सा है। ये जो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये थार मरुस्थल का हिस्सा है। थार मरुस्थल जो भारत और पाकिस्तान के अंदर विस्तारित है, उसका ज्यादा हिस्सा भारत में है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में इस थार मरुस्थल को चेलिस्तान के नाम से जानते हैं, चेलिस्तान के नाम से जानते हैं, और भारत में इसका नाम थार का मरुस्थल कहते हैं। ये जो थार का मरुस्थल है, ये ग्रेट पोली आर्कटिक का हिस्सा है। ये जो थार मरुस्थल है किसका हिस्सा है, ग्रेट पोली आर्कटिक का हिस्सा है। तो राजस्थान का ये जो पश्चिमी जो प्रदेश है, ये किसका हिस्सा है, थार मरुस्थल का हिस्सा है। उसके बाद ये जो थार मरुस्थल है, इसका निर्माण हुआ तैतीस सागर से। ये जो थार मरुस्थल है, यदि इसका निर्माण की बात करें तो तैतीस सागर से इसका निर्माण हुआ। इसका निर्माण कैसे हुआ, तो तैतीस सागर से निर्माण हुआ। उसके बाद ये जो मध्य का जो क्षेत्र, जिसको अरावली पर्वत कहा गया, ये जो अरावली पर्वत है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसका जो निर्माण हुआ प्लेटों की अभिसारी गति के कारण हुआ, आपको इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। उसके बाद जो देखो, भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में बात करें, तो ये जो नीचे का जो नीचे का ये जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं दक्कन का पठार। इस हिस्से को बोलते हैं दक्कन का पठार। यह जो है, ये है पूर्वी तटीय प्रदेश, पूर्वी तटीय प्रदेश। यह है पश्चिमी तटीय प्रदेश, पश्चिमी
तटीय प्रदेश, यहाँ हमारा हिमालय है, इस प्रकार से विस्तारित है हिमालय। तो ये है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ये दक्कन का पठार, जो भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है उसको बोलते हैं दक्कन का पठार। ये जो दक्कन का पठार है ये लावा निर्मित है, लावा निर्मित है, ज्वालामुखी से बना हुआ है। उसके बाद ये जो पूर्वी तटीय प्रदेश और इधर पश्चिमी तटीय प्रदेश। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान जो गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र है, गंगा और यमुना का कैसा क्षेत्र है, दोआब क्षेत्र है। तो यहाँ पे गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र है। इस प्रकार से यहाँ से गंगा चलती है, इसके अंदर एक दूसरी नदी मिल जाती है यमुना, तो ये है गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र। इधर वाला हिस्सा है जो सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र है, इसलिए इसको सिंधु प्रदेश बोल देते हैं। ये उत्तर का विशाल मैदान, और इधर ये है थार का मरुस्थल। बाकी जो इधर बचेगा जलीय क्षेत्र में भारत का द्वीपीय क्षेत्र। तो हम देखते हैं जो राजस्थान का जो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है, हमने देखा पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसको यदि भारत के सापेक्ष देखेंगे तो इसका जो निर्माण हुआ है वो उत्तर के विशाल मैदान से हुआ है, उत्तर के विशाल मैदान से इसका निर्माण हुआ है, जिसमें गंगा और यमुना की सहायक नदियों का योगदान रहा है, गंगा और यमुना की सहायक नदियों का योगदान रहा है। उसके बाद जब हम देखेंगे राजस्थान का ये जो दक्षिणी और पूर्वी हिस्सा है, जिसको हमने पठारी प्रदेश कहा, ये जो पठारी प्रदेश किसका हिस्सा माना जाता है, दक्कन के पठार का हिस्सा माना जाता है, दक्कन के पठार का हिस्सा। और ये जो दक्कन का पठार का हिस्सा है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। तो इस प्रकार से राजस्थान के इन भौतिक प्रदेशों को हमने अलग अलग हिसाब से देखा कि भारत के सापेक्ष किस प्रकार से है। तो बाकी की आगे की जो क्लास है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के मैसेज आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन में मिल सके। तो धन्यवाद।